नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर हमने जो है हमारा पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति और विशेषतर उसको पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि हम सबसे पहले मानव भूगोल का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मानव भूगोल का अध्ययन करते हुए हमारा जो पहला चैप्टर है उसका आज लेक्चर नंबर 3 हम देखने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इन दो बिंदु पर डिस्कस, मंथन और चिंतन करने वाले हैं कि वास्तव में जो है मानव प्रकृति पर निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम ये देखेंगे दो कहानियों के माध्यम से, क्या मानव प्रकृति पर निर्भर है, क्या प्रकृति मानव पर निर्भर है। इन कहानियों से बेंदा और केरी दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमारा ये डाउट सदा के लिए, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे कि वास्तव में मानव प्रकृति पर निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है। तो इस पे यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करके हम कहानियों को समझेंगे, जिसे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बड़ी मज़ेदार और मस्त कहानियाँ हैं। दोनों कहानियाँ दो माध्यमों से, दो परिदृश्यों से गुजरेगी, दो क्लाइमेट से गुजरेगी। एक तो कहेगी कि प्रकृति सब कुछ है और दूसरी कहेगी कि प्रकृति कुछ भी नहीं है। मानव जब चाहे प्रकृति में चेंज कर सकता है, मानव जब चाहे प्रकृति में बदलाव कर सकता है। ये दोनों कहानियां जब हम देखेंगे तो हमारे माइंड में अब तक जो चला आ रहा था कि वास्तव में जो है मानव का प्राकृतिकरण सही अवस्था है या प्रकृति का मानवीकरण सही अवस्था है, इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए मानव का प्राकृतिकरण। इसका मतलब यह है मानव जो है, कौन भाई, मानव जो है वो पूरी तरह से, मानव पूरी तरह से जो है किस पर निर्भर है, मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है भाई, मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। अब क्या है कि प्रकृति से ही सब कुछ लेता है, प्रकृति के साथ ही अपना जीविकोपार्जन करता है, प्रकृति के साथ ही आर्थिक गतिविधियां करता है, प्रकृति के साथ ही समायोजन और सामंजस्य स्थापित करके अपना विकास करता है। तो मानव पूरी तरह से जो है प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है भाई, प्रकृति पर। ठीक है, अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये पूरी कहानी जो है इर्द गिर्द घूमेगी कि मानव बिना प्रकृति के, बिना पर्यावरण के, बिना वेदर यानी मौसम के, बिना क्लाइमेट यानी जलवायु के मानव कुछ भी नहीं है। मानव को प्रकृति जब साथ देती है तभी मानव कुछ कर सकता है, और मानव जब चाहे प्रकृति में चेंज नहीं कर सकता। यानी ये पूरी तरह से आदि मानव जिस प्रकार से रहता था, जो प्रकृति को ही सब कुछ मानता था, उस पर चलेगी। क्योंकि आदि मानव, आपको पता है, जब मानव ने पहली बार, जब मानव इस धरती पर आया, उसने पहली बार देखा कि सूर्य जो है चमक रहा है, और अचानक से कुछ समय बाद, घंटे, हावर्स वगैरह, मिनट वगैरह वो कुछ जानता नहीं था, वो देखता है कि एक निश्चित समय में या फिर कुछ देर बाद क्या होता है, सूर्य जो है छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर ठीक सेम समय बाद, यानी कुछ समय बाद, जितनी देर में वो छुपा था उतनी देर बाद वो वापस दिखने लग जाता है। तो उसको भगवान मान लेता है कि ये कोई चमत्कार है, ये कोई देवी देवता है, और उसकी पूजा करने लग जाता है। तो जितनी भी पूजा आराधना जो कुछ शुरू हुई है, शुरू में शुरू होने के पीछे जो लॉजिक था वो था डर। उसने आग जो है उसको पहली बार देखा, पत्थर पे पहले तो बिल्कुल कच्चा मांस खा जाया करता था, आखेट यानी शिकार करता था, कंदमूल यानी फल फूल वगैरह आदि खाया करता था, और धीरे धीरे उसने आखेट करना शुरू किया। आखेट मतलब शिकार करके कच्चा मांस जो खाता था, धीरे धीरे उसे आग का ज्ञान हुआ कि पत्थर पे उसने पत्थर मारा और उससे आग निकली। तो वो समझ गया कि इस पत्थर को पत्थर पे मारने से आग निकलती है, और धीरे धीरे आविष्कार, कहते हैं ना, आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तब तक आविष्कार नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सर्च करोगे कि मुझे भूगोल पढ़ना है, तो यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपने सर्च करते करते आप किसी बढ़िया चैनल पे पहुंच गए, जहां से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जहां आपको अच्छा लगा, 3-4 चैनल देखे, तो वहां जहां आपको अच्छा मैटर मिला वहां आपने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने मन ही मन एक आविष्कार कर लिया कि मुझे अध्ययन करना है।
और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पहले मानव डरा करता था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकृति से सीखने लगा। तो डरने वाला जो मानव है, जिसे हम निश्चयवाद के रूप में कहा करते थे, जो धारणा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है निश्चयवाद के अंदर फेरेडिक रेडजेल वगैरह सब, एलेंसी सैंपल वगैरह सब ये कह रहे थे कि मानव जो है प्रकृति की पूजा करता था। और ये बैंदा उसी कहानी को साक्षात रूप देगा कि प्रकृति सब कुछ है, वो डरते हुए पूजा किया करता था। आग को देख के उसकी पूजा शुरू कर देता, खेजड़ी छाया देती थी उसकी पूजा शुरू कर देता, जो भी वट वृक्ष दिखता उसके नीचे बैठता उसकी पूजा शुरू कर देता, सूर्य की पूजा शुरू कर देता, जल यानी पानी की, नदी की पूजा शुरू कर देता। ये जितनी भी पूजा आराधनाएं जो प्राकृतिक वातावरण से और प्राकृतिक अलाइनमेंट या कारकों से जुड़ी हुई है, उनके पीछे लॉजिक था डर। इसका मतलब यह नहीं है कि आज जो पर्यावरण संरक्षण जो किया जाता है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उन्हें भगवान माना जाता है या फिर उन्हें भी जीव माना जाता है, ये जो डर था उससे निकली हुई धारणाएं हैं। दो चीजें होती है, धारणा और विचारधारा। पिछले लेक्चर में हमने देखी है, धारणा वो होती है जो पूरी तरह से साइंटिफिक और सकारात्मक होती है, जबकि विचारधाराएं नेगेटिव होती है, कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं होता है, बिल्कुल झूठ होती है और अफवाह होती है। तो जो ये निश्चयवाद जो है उससे निकली हुई ये धारणा मानव का प्राकृतिक यानी मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, अगर ये किसी धारणा से मिलता है तो वो धारणा है निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या था? निश्चयवाद को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से समझा। ये वही धारणा है जो कहती है कि मानव डर के कारण प्रकृति को सब कुछ मानता था। अब एक व्यक्ति है बैंदा, आदि मानव है, जंगलों में राह करता है। इसकी कहानी के माध्यम से हम समझ रहे हैं, बैंदा मध्य भारत यानी राजस्थान गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां बैंदा जो व्यक्ति है, बैंदा नाम का जो मानव है, वो वहां रहता है। आबू जमाड़ यानी कि माउंट आबू मान लेते हैं इसको, माउंट आबू के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें वो रहा करता है। आबू के जमाड़ यानी कि जो कंटीले झाड़ियां जो है उन झाड़ियों में वो घुमा करता है और वो क्या क्या कारनामे करता है इसको एक एक को हम देखने वाले। बैंदा मध्य भारत के आबू जमाड़ क्षेत्रों के जंगलों में रहता है, यानी मध्य भारत में रहता है, इतना याद रखना। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच है। अब जंगल के अंदर झोपड़ियां होगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें तो होगी नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो होगे नहीं, झोपड़ियां होती है। जंगलों में क्या होती है? झोपड़ियां हुआ करती है जो घास फूस से बनाई जाती है। तो झोपड़ियां थी 3 और 3 ही होती थी। जो कबीले जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे परिवारों के जो कबीले बना करते, 4 झोपड़ियां यहाँ बन गई, 4 झोपड़ियां कुछ दूर आगे बन गई, क्योंकि पहाड़ियों के पीछे पहाड़ियां, पहाड़ियों के पीछे फिर झोपड़ियां, वितान कहा जाता है। मतलब वितान यानी पीछे के विस्तार में, पहाड़ी के पीछे यानी पहाड़ी के वितान में झोपड़ियां बना करती थी। और क्या है यहाँ पे, जो जंगल के बीच है, यहां तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है, यहां दिखाई नहीं देते। कुत्ते वगैरह यहाँ कम दिखाई देते क्योंकि जो है जंगल के अंदर जो दिखाई देंगे वो शहर होंगे, लोमड़ी होगी, शियार हो गए, यानी कि जंगली जानवर यहाँ ज्यादा दिखाई देते हैं। जो गांव में कुत्ते वगैरह होते हैं, गांव वाले पक्षी जो है यहाँ कम दिखाई देते हैं। यहाँ तक कोई लॉजिक नहीं निकला है अभी तक, तो यह पता चला है कि बैंदा मध्य भारत के बीचों बीच रहता है, उसके अलावा झोंपड़ी के अंदर रहता है। और जो गांव के अंदर कुत्ते वगैरह दिखाई देते हैं वो यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। अब कहानी यहाँ से तुल पकड़ती है, प्राय गांव में मिलती है, ये पढ़ चुके हैं हम, यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। छोटी लंगोटी पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए, वह पेंडा का सर्वेक्षण करता है। यानी कि छोटी लंगोटी यानी कि अन्ना जो पहना करते हैं, साउथ वाले जो होते हैं, लंगोटी टावल जो होता है उस प्रकार से होती है, उसको लपेटा जाता है, पैंट वगैरह वो नहीं पहना करते। तो लंगोटी पहना हुआ जो बैंदा है, हाथ में कुल्हाड़ी उसने पकड़ रखी है। एक इमेजिनेशन जो है, एक वीडियो क्लिपिंग माइंड में बनाने की कोशिश करो कि एक जो है ये जिस प्रकार से लपेटा जाता है कपड़ा, उसको यहाँ पे जो है धोती कह सकते हैं आप, तो धोती को लपेटा हुआ इस प्रकार से, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए, कंधे पे कुल्हाड़ी लिए हुए जा रहा है कोई व्यक्ति, और वो है बैंदा। कहाँ जाना चाह रहा है, किधर जा रहा है? पेंडा का सर्वेक्षण कर रहा है। पेंडा होता है जंगल, फॉरेस्ट यानी वन।
पेंडा का सर्वेक्षण मतलब घूमते हुए जा रहा है। सर्वेक्षण क्या, वो भूगोल का सर्वेक्षण करने गया? नहीं, उसको जड़ी बूटियां चाहिए जो आने वाली, जो हर महीने में मथाई के क्षेत्र में, यानी कि आबू जमाड़ के क्षेत्र में मथाई क्षेत्र है, वहाँ एक मेला लगता है जिसके अंदर वो जड़ी बूटियां बेचा करता है। तो वो जड़ी बूटियां लाने के लिए जा रहा है। वह पेंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है, जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप, कबीला मतलब उसका परिवार, कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पे आई है, स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले कबीला मतलब उसका परिवार के लोग जहां रहते हैं वो कबीला कहलाता है। आदिम रूप यानी पुराने जमाने से उसके जो पूर्वज या उसके दादा परदादा जो कृषि करते थे, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, वही कृषि यहाँ पे कौन कर रहा है? बेंदा कर रहा है। क्या होती है स्थानांतरित कृषि, इसको हम डिटेल से समझते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। यहाँ मैं आपको लेक्चर फ्लो जो है खाली पढ़ा था, इसलिए हम स्थानांतरित कृषि को समझ रहे हैं। स्थानांतरित कृषि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्थानांतरित कृषि। बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये एक पहाड़ है, पहाड़, पर्वत और पठार तीनों अलग अलग चीजें हुआ करती है। यहाँ 3 पहाड़ है, तीनों अलग अलग चीज कैसे हुआ करती है? ये तो तीनों ही पहाड़ है, तीनों ही क्या है? पहाड़ है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि पर्वत अलग होता है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए। पहाड़ अलग होता है और पठार अलग होता है। पर्वत बहुत बड़े हुआ करते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। लेकिन पहाड़ जो होते हैं इससे थोड़े छोटे हुआ करते हैं, जैसे नाग पहाड़, जैसे तारागढ़ पहाड़, जैसे गुरु शिखर की पहाड़। तो इस प्रकार से हुआ करते हैं। पठार जो होते हैं जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, जैसे भोराट का पठार जो है, विद्या का पठार। तो इस प्रकार के जो पठार हुआ करते हैं, ये जो पठार है ये जमीन से थोड़े से ऊपर उठे हुए, जैसे घाटी जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पठार की तरह दिखाई देती है। तो इस प्रकार से पर्वत, पहाड़ और पठार, इनमें बड़ा पर्वत, फिर उससे छोटा पहाड़ और उससे छोटा पठार। लेकिन यहां जहां स्थानांतरित कृषि की जाती है वो हमेशा और हमेशा पहाड़ों में की जाएगी। कहां की जाएगी? पहाड़ों पे। हिमालय पर्वत पर नहीं की जाएगी, छोटे पहाड़ों पर की जाएगी, क्योंकि पर्वतों पर ये नहीं होती है और पठारी क्षेत्र पर भी मुश्किल है, ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। अब हम 3 पर्वत नहीं लेकर या 3 पहाड़ ले रहे हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में यह कृषि होती कैसे। तो इन तीनों पहाड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आदि मानव और उसका कबीला मान लिया जाए वो व्यक्ति बेंदा ही है। बेंदा जो है अपने परिवार के और 3 लोगों को साथ लेकर, ये 4 जो व्यक्ति है ये चलने के लिए, जाने के लिए, खेती करने के लिए इस पहाड़ की तरफ आते हैं। और यहाँ जो वनस्पति लगी हुई है ये क्या है भाई? ये वनस्पति लगी हुई है। वनस्पति का मतलब होता है जो जितना भी वहाँ कटीली झाड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उस वनस्पति को काट देते हैं। वनस्पति को क्या करते हैं? काटते हैं। काटने के बाद उसको जलाते हैं। जलाने के बाद जो राख होती है, क्या हुई भाई? राख जो होती है, उस राख को यहां बिछा देते हैं। क्या करते हैं? बिछा देते हैं, बिछा देते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। बेंदा और उसके कबीले के 4-5 जो भी साथी है वो उठकर जाते हैं जहां वनस्पति है पहाड़ के ऊपर, उस वनस्पति को काटते हैं, फिर वो जलाते हैं, राख जो होती है उसको बिछा देते हैं और इस बिछी हुई राख पर वो खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। लेकिन ये जो जमीन है, ये जो जगह है, ये मात्र और मात्र 6 माह तक उपजाऊ है। 6 माह तक उपजाऊ। उसके बाद ये अनुपजाऊ हो जाएगी। फिर क्या करेगा बेंदा? फिर बेंदा जो है स्थान को बदलेगा। स्थान को बदलने के कारण स्थान में अंतर आया, इसलिए इस खेती का नाम स्थानांतरित कृषि है। इसका क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि। तो यहां से इस स्थान से 6 महीने बाद ये लोग सेम प्रक्रिया वापस अपनाते हैं। इस स्थान पर वैसे ही वनस्पति को काटते हैं, ठीक उसी प्रकार से जलाते हैं जो उन्होंने 6 महीने पहले किया था, जलाकर राख करते हैं और फिर यही खेती की प्रक्रिया यहां पे अपनाई जाती है। फिर 6 महीने होने के बाद यह प्रक्रिया इस स्थान पर अपनाई जाएगी।
लेकिन अब आप सोचेंगे कि कितने पहाड़ों को चेंज करेगा बेंदा और उसका परिवार और जो भी कबीले के जो लोग हैं और सेम उसकी तरह दिखने वाले जो आदि मानव है जो जंगलों में खेती किया करते हैं, वो स्थानांतरित कृषि में कितने स्थान बदलेंगे? 3 स्थान बदले जाते हैं। उसके बाद यहां से फिर ये वापस यहां लौट आएंगे, क्योंकि आपको याद है कि यहां 18 महीने पहले खेती हुई थी, क्योंकि 6 महीने यहां की आपने, फिर 6 महीने बाद यहाँ और फिर 6 महीने बाद, तो 6 का गैप यहाँ आया। यहाँ 6 महीने पहले शुरू की थी तो 6 महीने बाद खत्म हुई, फिर उसके 6 महीने बाद यहाँ और फिर उसके 6 महीने बाद, यानी कि यहाँ की खेती जिस दिन खत्म होगी 18 माह का समय बीत चुका है, क्योंकि हर 6 माह के अंतराल में हो रही है। कितने माह के अंतराल में? 6 माह के अंतराल में। अब वापिस लौट चुका है, इसलिए स्थान को परिवर्तित करने के कारण ये स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और ऐसा वो बड़ी मस्ती से करता है, बहुत ही शानदार तरीके से, बड़ी हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ करता है, झूम झूम के करता है, खेलते हुए करता है, इसलिए इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो खेलते हुए कर रहा है इसलिए झूमिंग है, मैंने तो आपको याद कराने के लिए इसको झूमिंग कृषि, यानी वो खेलते हुए करता है, झूम झूम के करता है, इसलिए इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। लेकिन लॉजिक वाली बात और इंपॉर्टेंट बात अब मिलेगी आपको, जो अब तक छुपी हुई थी। ये जो स्थान यहां पर है, इसके बीच में जो स्थान यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो स्थान है ये वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आपको रेड मिलेगा, ये ठीक है ना। ये जो स्थान है जो अब तक खाली पड़ा है, इस खाली स्थान पर अगर खेती होगी, यहाँ जो राख कुछ यहाँ पे भी आई है, यहाँ अगर मानव खेती करेगा, आदि मानव इस स्थान पर, तो उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। क्या उड़ जाएगी? यानी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धज्जियां उड़ जाती से याद रखना है, इस कृषि को दजिया कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दजिया कृषि। क्या इसको स्थानांतरित नहीं कहते? कहते हैं, लेकिन स्थानांतरित में ही अगर मैदानी भाग के ऊपर, दो पहाड़ों के बीच मैदानी भाग के ऊपर अगर कृषि की जा रही है लाडले, तो वो दजिया कृषि कहलाएगी। और मुझे अब ये बताओ, माता जी का मंदिर कहाँ होता है? माता जो रानी होती है, माता जी के अधिकतर मंदिर जो होते हैं वो पहाड़ की चोटी के ऊपर होते हैं, या पहाड़ के आधी दूर पहाड़ पे जाते हैं तब वहां मिल जाते हैं। इसलिए पहाड़ों पर जो ये कृषि की जाती है स्थानांतरित, यहाँ पे इसको ची माता नाम से जाना जाता है। ये वाली और ये वाली ची माता। अब अलग अलग, जैसे वियतनाम है वहां उसको रे कहा जाता है, अलग अलग नाम है, लेकिन 3 नाम 4 नाम तो आपको याद रखना है। स्थानांतरित कृषि स्थान बदल के की जाती है, इसलिए स्थानांतरित कहलाती है। इसका दूसरा नाम कई जगह झूमिंग देखने को मिलता है, कई जगह इसको मिल्पा भी कहते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, लेकिन आपको स्थानांतरित और मिल्पा या फिर झूमिंग और स्थानांतरित याद रखना है आपको। अगर ये 2 प्रकार है इसके, जो ची माता और दजिया मैंने बताया, ये 2 इसके टाइप है, 2 प्रकार है। में ये की जाती है, 2 ब्रांचेज है इसकी, या तो दजिया होगी या ची माता होगी। तो स्थानांतरित या झूमिंग कृषि 2 तरीके से की जाती है, दजिया या ची माता नाम से। तो ये थी झूमिंग कृषि, ये हमें समझ में आ गई स्थानांतरित कृषि। अब हालांकि एक ही नाम था, लेकिन ये पूछा जाता है और इसकी डिटेल्स जो है बहुत कम देखने को मिलती है किताब में, इसलिए आपको जो मैंने अभी बनाया है जो भी मैटर, उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो भी और डाल देंगे इसका। बेहंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। यानी वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है, वो अब डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको पूरी समझा दी, उसको यहाँ शब्दों के अंदर पिरोया गया है, सुंदर बनाया गया है। बेहंदा और उसके मित्र, ध्यान से समझना, बेहंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। वन के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी वनस्पति हमने पढ़ी थी, उस वनस्पति को जलाकर जुताई के लिए, यानी कि सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए, सिंचाई नहीं कह सकते, खेती बाड़ी करने के लिए उसको साफ करते हैं। और साफ कर वहां क्या करेंगे? साफ करने के बाद वहां पे कृषि करेंगे। उसके अलावा देखिए, राख का जलने के बाद क्या आई थी बताइए मुझे? राख आई थी का उपयोग। अब वहां मिट्टी तो है नहीं पहाड़ों में, तो मृदा कहां से बनी? राख से। क्योंकि हम अच्छे से समझ चुके थे, पहले हमने वनस्पति को जलाया था, यही प्रक्रिया दिखेगी आपको। सबसे पहले हमने वनस्पति को जलाया था, फिर बनी थी राख। राख को हमने मृदा के रूप में काम में लिया, सॉइल्स यानी मिट्टी के रूप में काम में लिया। क्यों लिया? क्योंकि इससे जो है उर्वरकता बढ़ेगी, उर्वरकता बढ़ेगी तो हमारी जो फसल है, खेती जो है वो हो जाएगी। उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए
महुआ वृक्षों को देखकर, कौन से वृक्षों को? महुआ के वृक्षों को देखकर बेंदा मन ही मन प्रसन्न हो जाता है, मन ही मन खुश हो जाता है। मध्य भारत के आबू जमाड़ क्षेत्रों में रहने वाला बेंदा निश्चयवाद की कहानी बताता है और यह कहता है कि मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। वो अपने कबीले के साथ जाता है, पहाड़ों के अंदर जो स्थानांतरित कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब बेंदा जो है वो महुआ के पौधों को देखता है। महुआ वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। महुए के जो फूल होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं और उन्हीं फूलों को वो इकट्ठा करता था। महुआ जो होता है उसकी लगभग हाइट होती है 25 मीटर के आसपास। 25 मीटर ऊंचा पौधा होता है महुए का, पेड़ कह सकते हो आप। उसके जो फूल होते हैं उनसे शराब बना करती है। इसके अलावा उसके जो फूल होते हैं उससे कप, जो खांसते वक्त जो कप निकलता है, खांसी जो है, पित्त जो है, आदि चीजों में काम आता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है। ये पर्णपाती वन है, ये भी पूछ लिया जाता है। कौन सा वन है ये? पर्णपाती। पर्णपाती वन। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ेंगे तब हम पर्णपाती वनों को पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी वाले क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंधीय मतलब क्षेत्र। तो ये पर्णपाती वन है महुआ, जिसकी हाइट है 25 मीटर। कितनी है भाई? 25 मीटर। किस काम में आता है? आयुर्वेदिक लिख सकते हैं सीधा सीधा हम, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ना। आधे लोग कहेंगे सर शराब की बात कर रहे थे और आयुर्वेदिक। जब हमारा टीचर ट्रेनिंग चल रहा था उदयपुर से, राजस्थान उदयपुर से जब हम बीएड कर रहे थे, जब हमारा टीचर का ट्रेनिंग चल रहा था तो हम दिन में बच्चों को पढ़ाया करते थे और स्कूल का काम सीखा करते थे। लेकिन जब शाम को छुट्टी हुआ करती थी तो हम प्रतापगढ़ धरियाबाद में रह रहे थे और वहाँ से नीमच यानी मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, जहाँ ये महुए के पौधे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस स्थान पर क्या होता था, वो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो जैसे ही छुट्टी होती थी तुरंत महुआ के पौधों के पेड़ों के नीचे चला जाया करते थे और उन फूलों को इकट्ठा करने लग जाते थे उसी स्कूल ड्रेस में। जब हम घूमने निकलते तो हम उनसे पूछा करते थे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? तो बोले कि ये जो फूल है ये हम इकट्ठे करके ले जाएंगे और शाम को हमारे पापा नीमच बॉर्डर मध्य प्रदेश जो है वहां पे बेच देंगे, उससे फिर नीमच में बनती है शराब। तो बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। कहाँ पे? धरियाबाद में। किस प्रकार से? ये फूल चुगवा के इकट्ठे करवा के। तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन महुआ क्या काम आता है ये आप समझ गए। जैसे ही ये महुआ पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, बेंदा मन ही मन प्रफुल्लित हो रहा है। शादी थोड़ी हो रही है इसकी, नहीं ना। बेंदा खुश क्यों हो रहा है? बेंदा खुश इसलिए हो रहा है, वो मन ही मन में धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है कि यार ये साल के जो वृक्ष है, महुआ के जो वृक्ष है, कंदमूल जो मैं खा रहा हूं, ये सारी चीजें जो है इसने मुझे कितना संरक्षण, सुरक्षा, खान पान, रहन, सारा आवासीय सुविधा मेरे को दे रखी है। तो ये प्रकृति है। और यहाँ गुणगान किसका करना है? यहाँ फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल की सबसे पहली धारणा निश्चयवाद के अकॉर्डिंग मानव प्रकृति की पूजा कर रहा है और वो व्यक्ति है बेंदा। बेंदा कह रहा है प्रकृति सब कुछ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं है। चमगादड़ खा के कोरोना नहीं लाना है, ठीक है ना। बचपन से ही उसे आश्रय मतलब रहन सहन, संरक्षण आश्रय कहलाता है ना। वह सोचता है कि सुंदर ब्रह्मांड जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, हम सब कुछ ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है ना। ब्रह्मांड का अंग बनकर वे कितना सौभाग्यशाली है। यानी वो खुद को धन्यवाद दे रहा है कि बेंदा तू कितना सौभाग्यशाली है कि तुझे इस जंगलों में रहने का मौका मिला। यह देख कितने अच्छे अच्छे वृक्ष है, पेड़ है, फल है, फूल है, ठीक है। अंग बनकर वे कितना है विसर्पी गति से। किस गति से? विसर्पी गति का मतलब होता है सांप। आप लोगों ने देखा है सांप यूं टेढ़ा मेढ़ा तिरछा विरछा चला करता है, टेढ़ा मेढ़ा चला करता है। वैसे ही बेंदा ही टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। क्यों भाई? कोई पैर में प्रॉब्लम है बेंदा के? नहीं। पेड़ जो होते हैं उनमें सीधे रास्ते नहीं हुआ करते हैं, जंगलों में सीधे रास्ते नहीं हुआ करते। इस पेड़ को बचा के चला, फिर पहाड़ आ गया छोटा सा तो फिर घूमा, फिर पेड़ पौधे आ गए फिर घूमा, फिर कोई नदी का नाला आ गया तो फिर घूमा, फिर कोई तालाब आ गया तो फिर घूमा। कैसे जा रहा है बेंदा? आपको दिखाई दे रहा है विसर्प। विसर्प का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए जैसे सांप चलता है। विसर्प गति से यानी अच्छी स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना। कौन चल रहा है? बेंदा। पेंडा, पेंडा मतलब वन,
पेंडा को पार करते हुए बेंदा जो है नदी तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? नदी तक। अब मुझे लगता है बेंदा पानी वानी पिएगा। जैसे ही वे चुल्लू पर पानी में, अब ये सुनते ही कई चीजें याद आती है। घर वाले डांटते चुल्लू पर पानी में डूब मर, 1 घंटा ही नहीं पड़ता है ना। तो ये चुल्लू पर पानी पीने के लिए ले रहा है चुल्लू, है ना, डूब के मरने के लिए नहीं ले रहा है। जैसे ही वे चुल्लू पर जल के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लूंगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद। यानी कि लोई लूंगी का मतलब है, लोई लूंगी यानी कि भटके हुए जो प्राणी जंगल में आ गए, उनको पानी जहां से मिलता है और उस पानी का जो रखवाला होता है वो माता का रूप होता है, तो उसको लोई लूंगी माता कहा जाता है। उसको वो नमन करता है, प्रणाम करता है और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद लोई लूंगी जी, आपकी वजह से हमें यह पानी मिला। स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद याद आता है और वो धन्यवाद कर देता है, फिर याद आएगा तो ठीक है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों कहता है चलो चलो फटाफट निकलो यहाँ से, हमें गुंदे के, कंदमूल के फूल इकट्ठे करने, महुआ के यानी साल की जो डालियाँ हैं, वृक्ष जो है, उनसे जितना भी जो कुछ मिलना है हमें लेना है, क्योंकि अगले महीने मेला है और उस मेले में हमें वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु देकर हमें बेचना है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। किसको चबाता है? कंदमूल। और किसको चबाता है? गूदेदार पत्तों को। कंदमूल आप जानते होंगे, नहीं जानते शर्म है ना। कंदमूल वैसे कोई पर्टिकुलर फल नहीं है, कंदमूल कई फलों को बोला जाता है, कई सब्जियों को भी बोला जाता है। कंदमूल का मतलब है कंदमूल, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जमीन के अंदर जो फल और सब्जियां लगा करती है, वैसे तो वस्तुतः ये जंगलों में देखने को ही मिलती है, क्योंकि ये खेती बहुत कम और ऑटोमेटिक यानी प्राकृतिक दृष्टि से होने वाली ज्यादा चीजें हैं। लेकिन इसमें कुछ उदाहरण दे दूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आलू जमीन के अंदर लगता है, जैसे शकरकंद, ये भी कहां लगता है? जमीन के अंदर। तो आलू, शकरकंद, ये सब जो जमीन के अंदर लगा करते हैं। और इसमें एक और चीज होती है जिसे उबाल कर खाया जाता है, जिसकी जड़ों को, आलू क्या है? जड़ है एक प्रकार की। शकरकंद क्या है? जड़ है, जिन्हें उबाल कर खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? उबाल कर खाया जाता है। तो वो सब कंदमूल होते हैं। तो बेंदा उबालेगा, जड़ों को निकालेगा, फिर उबालेगा, फिर खाएगा। तो अपने साथियों कहता है चलो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने लगते हैं। गजहरा फूल होते हैं, कुचला बीज होते हैं। गजहरा क्या होते हैं? फूल होते हैं। कुचला क्या होते हैं? बीज होते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निकलने वाले बीज होते हैं जो कई रोगों में फायदेमंद होते हैं। पहले क्या ऐसे ये अंग्रेजी जो दवाइयां आती थी, खांसी होती थी, आजकल तो हम जाते हैं मेडिकल पे, वो लेके आ जाते। पहले कुछ नहीं, जड़ी बूटियां कि काढ़ा पियो कूट के, है ना। तो इस प्रकार से पादप संग्रहण यानी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। विशिष्ट पादप है। पादप मतलब छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे, वृक्ष, जितने भी सब कुछ है, सबका उपयोग ये कर रहे हैं, ठीक है ना। यही खाएंगे, यहाँ पे फल फूल ही खाएगा, यहाँ से तो ये जड़ें मिलेगी। ये तो है नहीं कि जोमेटो डाउनलोड किया उसने और यहाँ से जो है ऑर्डर कर दिया उसने, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, है ना, और आराम से पार्टी होगी, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। ऐसा नहीं है ना जंगल में। जंगल के अंदर तो जो है यही चीजें देखने को मिलती है। जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं, वे आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये कौन सी जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा है बेंदा? बेंदा ऐसी जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा है जो आगे आने वाले जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला लगेगा, मथाई मेला जो है, जो आने वाली पूर्णिमा को, जिस दिन वो जंगल में घूम रहा है, उसके बाद जो अगले महीने में पूर्णिमा आएगी, यानी महीने के एक तो महीने के अंदर आती है पूर्णिमा और एक आती है अमावस्या। तो यह पूर्णिमा की बात हो रही है कि जो पूर्णिमा आएगी अगले महीने में, उस पूर्णिमा को जनजाति यानी जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका एक अलग ही मेला होता है। जैसे राजस्थान के जनजातीय मेला बेणेश्वर धाम लगता है, वैसे हर स्टेट में लगता है। तो मथाई लगता है एमपी के आसपास, तो कई स्टेट जो है उनकी बॉर्डर पे लगा करता है। तो जो जनजाति के जंगलों के, जनजाति मतलब जंगल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, बेंदा की तरह और उसके कबीले के लोग, तो वो सब इकट्ठे होकर उस मेले में जाते हैं
और वहां वस्तु विनिमय मतलब वस्तुएं देकर वस्तुएं खरीदी जाती है। और बताऊंगा इसको मैं अभी वस्तु विनिमय क्या है। तो उस मेले के अंदर सब लोग जाएंगे, तो वो ऐसी जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा है जो उसके पूर्वजों ने, दादा परदादाओं ने बताई थी कि जंगल के अंदर आप यहां से सीधा जाना, फिर लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट जाना, फिर एक पेड़ दिखेगा बड़ा वटवृक्ष उसके पास है। मैं तो एक इमेजिन कर रहा हूं, उसको कुछ बताया होगा लेकिन वो भूल गया और वो मन ही मन में खुद को गाली देता है कि खास मैंने ध्यान से सुना होता है। तो देखो क्या कह रहा है, वह आशा करता है कि वन की आत्माएं हैं वो उसको उस जड़ी बूटियों तक पहुंचाएगी। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को जो मथाई लोगों का, जंगल के लोगों का जनजातीय मेला जो लगेगा, उसमें वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक थी। वो जड़ी बूटियां जो ढूंढ रहा था, ये अलग बात है कि वो कंदमूल खा रहा था, ये अलग बात है कि महुआ के पौधे उसे वहां दिखे, ये अलग बात है कि गजर के फूल वहां उसे दिखे, ये अलग बात है कि उस क्षेत्र से चलते हुए लुई लोंगी को प्यास बुझाने की जो है हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो मेनली गया किस लिए था। वो कह रहा है कि प्रकृति सब कुछ है और वहां जो जड़ी बूटी लेने गया था वो उसे मिल नहीं रही है और उस जड़ी बूटी से क्या करना है, उसको बेचना है। कहां? आगामी पूर्णिमा को मथाई जनजाति के मेले में, और वस्तु विनिमय करेगा। क्योंकि पहले मुद्रा नहीं चला करती थी, रुपया नहीं चला करता था, तो क्या करते थे, जैसे आपके पास, मुझे चाय बनानी है, दूध मेरे पास पड़ा है, लेकिन आपके पास चाय पड़ी और मेरे पास शक्कर है, आपके पास भी दूध पड़ा है। आप क्या कहेंगे, थोड़ी सी मुझे जो है आप चाय दे दो, मैं आपको थोड़ी सी शक्कर दे देता हूं, दोनों का काम हुआ कि नहीं हुआ? यानी तू मुझसे ले ले कुछ और मुझे कुछ दे दे। तो ये जो अदला बदली है ये वस्तु विनिमय थी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये बैंदा की कहानी है जो पूरी तरह से प्रकृति पर है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है। जो उसके बुजुर्गों ने उन्हें जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने के स्थानों के बारे में समझाया था, वो आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन सोचता है कि यार कहां बताया था मेरे पूर्वजों की जड़ी बूटियां वहां मिलेगी। फिर आगे बढ़ जाता है। उसके बुजुर्गों ने उन्हें उन जड़ी बूटियां और उनके पाए जाने के स्थानों के बारे में समझाया था, लेकिन बावड़ा भूल गया। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यान से सुना होता, खास हमने पूरी साल ज्योग्राफी को बहुत ढंग से पढ़ा होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। आप ऐसा ना सोचे, इसलिए पहले ढंग से पढ़ना है, क्योंकि बेंदा सोच रहा है काश मैंने ध्यान से सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है, क्योंकि अब आ गए गुंडे। आ गए कौन? आ गए गुंडे। वो भी जड़ी बूटियां लेने आए हैं। देखिए, बेंदा और उसके मित्र जान जाते हैं कि ये बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोग है। गब्बर आ गया सामा। कौन आ गया? गब्बर आ गया। बेंदा वीरू निकलने की कोशिश कर रहा है जंगल से, जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाह गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के पीछे, वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं। वितान के पीछे अदृश्य का क्या मतलब है? वृक्षों यानी पेड़ पौधे, उनके पीछे वितान मतलब जो विस्तार होता है उसमें जाकर छुप जाते हैं। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देते हैं। जो व्यक्ति आए हैं, जो लोग आए उनको वो दिखाई नहीं दे रहे। वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यानी कि आप क्या समझे पूरी कहानी से? पूरी प्रकृति के आसपास घूम रही थी कि प्रकृति के अलावा आपको कई कूलर की बात सुनी आपने, कई फ्रीज की बात सुनी आपने, कई वायुयान एरोप्लेन की बात सुनी आपने, कई पिज्जा बर्गर की बात सुनी आपने। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मानव आज काम में ले रहा है, क्योंकि मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। तो यह तो थी बेंदा की कहानी जो ये कहती है प्रकृति सब कुछ है। लेकिन अब एक महारानी आएगी और वो कहेगी, उसका नाम है केरी। क्या नाम है उसका? केरी। कहां की रहने वाली है? नॉर्वे की रहने वाली है, नॉर्वे की। ठीक है। ये क्या कहेगी? प्रकृति का मानवीकरण, यानी मानव जो है वो प्रकृति पर हावी है। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, पहले वाली जो कहानी थी वो ये कह रही थी कि मानव कुछ भी नहीं है, प्रकृति सब कुछ है। लेकिन ये कहानी बार बार कहेगी कि प्रकृति में जो चाहे हम चेंज ला सकते हैं, कि मानव ने इतना बदलाव ला दिया। इसका मतलब ये जो कहानी होगी ये विडाल डीला ब्लास वाली संभववाद धारणा से मिलेगी, क्योंकि प्रकृति में मानव चेंज ला सकता है। किसने कहा था? विडाल डीला ब्लास ने। कब कहा था? रात को घर आके बोल के गया क्या? संभववाद में कहा था। ठीक है। क्या है? ट्रोंडहाइम शहर जो नॉर्वे का शहर है, जहां कभी सूरज निकलता है कभी नहीं निकलता है, कभी 15 मिनट में वापस दिख जाता है और कभी 6-6 महीने तक नहीं दिखता है। ट्रोंडहाइम शहर कभी 6-6 महीने तक दिखता ही रहता है। नॉर्वे का एक शहर है। सर्दियों का अर्थ यहाँ क्या है?
यहां सर्दियां कैसे आती है? प्रचंड तेज हवाएं चलती है, प्रचंड यानी बहुत तेज गति से पवने, और भारी हिम यानी बहुत ज्यादा बर्फ बरसने लग जाती है, भारी हिम वर्षा करती है। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, यानी कई कई महीनों तक सूर्य निकलता ही नहीं है। आकाश अदीप्त यानी कुछ दिखता ही नहीं है, अदीप्त मतलब अंधकार रहता है, आकाश पूरी तरह से नजर ही नहीं आता है क्योंकि सूर्य निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। केरी प्राते, ये आम की वाइफ वाली केरी नहीं है, आप सोचो ये आम वाली गर्लफ्रेंड वाली केरी है, नहीं। केरी प्राते यानी केरी नाम की जो लेडीज है, जो महिला है, वो प्रातः 8 बजे उठ जाती है, और जब अंधेरा हुआ करता है तब वो कार लेके निकलती है। आप सोच रहे होंगे कि बर्फ है अगर नॉर्वे में, ठंडा क्षेत्र है ट्रोंडहाइम शहर, तो फिर कार कैसे चलती होती? उसके विशेष प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के टायर है कार के। देखिए कैसे कार से काम पर जाती है, सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है, वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। अब सूरज नहीं निकला लेकिन लाइटें जला दी। अब बताओ यहां बहंदा होता तो क्या कहता? अंधेरा हो गया, बैठ जाओ बस। और कोई उपाय बताता है क्या? नहीं बताता। लेकिन केरी कि अंधेरा हो गया तो लाइट जला लो, गर्मी लग रही है तो कूलर जला लो, दूर कहीं जाना है तो एरोप्लेन ले लो, वहां की चीजें कुछ खानी है तो यहां लाके फ्रिज में रख दो। तो मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, ये बात भी सही है। वह अपने शक्तिशाली कार की लाइटें जला के निकल जाती है। उसका कार्यालय जो है, उसका ऑफिस जो है, वो इतना सुविधाजनक है, बाहर चाहे कितनी भी सर्दी हो, अंदर से वो हीटर क्रिएट कर लेती है, अंदर हीटर लगवा लेती है, जिससे अंदर गर्मी रहती है। और अगर बाहर गर्मी है थोड़ी बहुत तो अंदर से ठंडा रख लेती है। तो क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। अब नॉर्वे में ट्रोंडहाइम में सीधी सी बात है, सर्दी रहेगी, तो बाहर अगर सर्दी है तो उसने अपने ऑफिस के अंदर इस प्रकार के हीटर, इस प्रकार के गैजेट लगा रखे हैं जो वास्तव में उसके ऑफिस को गर्म रखते हैं। बताओ प्रकृति पर विजय पा रहे कि नहीं पा रहे? बिल्कुल पा रहे। पहली बात, जिस बर्फ के अंदर व्यक्ति नहीं चल सकता, मानव नहीं चल सकता, सिर्फ स्लेज और कुत्ते और रेडियार जो होते हैं, जो स्लेज गाड़ी हुआ करती है जो बर्फ में चलती है, वो चला करती थी। लेकिन आज विशेष प्रकार के टायर होने के कारण जो कैरी जैसी महिलाएं हैं वो अपनी गाड़ी को ले जाती है, अंधेरा होने पर लाइट जला लेती है, और जो है अपने ऑफिस जो 23 डिग्री माइनस सेल्सियम जहाँ तापमान है, माइनस में जहाँ तापमान चलता है, आदमी ठिरके जो ठिठुर जाता है, मारवाड़ी में कहावत है ठिरके ठाकुर बन जाए, यानी कि हालत खराब हो जाती है ठंड के अंदर। वहां ये क्या करती है? ऑफिस को गर्म रखती है, ठीक है। विश्वविद्यालय परिसर जिसमें वे काम करती है, इसका मतलब लेक्चरर लगती है। क्या लगती है? लेक्चरर, है ना। तो ये क्या करती है? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के परिसर, यानी पूरे उस ग्राउंड में, उस परिसर में जिसमें वे काम करती है, कांच के एक विशाल गुंबद का बना हुआ है। यानी उसका पूरा जो विश्वविद्यालय का परिसर है, पूरा जो क्षेत्र है, उसकी बनावट और संरचना है पूरी यूनिवर्सिटी की, वो कांच के गुंबद में बनी हुई है और अंदर गर्मी का माहौल रहता है। कौन कह रही है? क्या मैं कह रहा हूं? केरी कह रही है। कौन कह रही है? केरी। ये गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है। ये क्या करता है? जब सर्दियां होती हैं तब बर्फ को बाहर रखता है। क्या रखता है? बर्फ को बाहर, अंदर नहीं आने देता, क्योंकि अंदर से गर्म रखता है। और गर्मियों में धूप को अंदर नहीं आने देता है, गर्मी तो बहुत कम होती है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। ये ज्यादा डिटेल में समझाने वाली चीज है नहीं, सिंपल लाइन है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि भी ऐसे रुक्ष मौसम में कभी सूखा भी मौसम हो तो नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते हैं। रुक्ष में सूखा और ज्यादा गीला दोनों आ जाते हैं। देखो एक चीज तो होती है अतिवृष्टि। क्या होती है? अतिवृष्टि। एक होती है अनावृष्टि। ये जो है मरुस्थल में देखने को मिलती है। वैसे तो अतिवृष्टि का मतलब होता है ज्यादा बारिश का हो जाना, ज्यादा वर्षा, और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल बारिश नहीं हुई, मतलब अकाल पड़ गया। ये दो चीजें होती है ज्यादा बारिश। वैसे ही किसी स्थान पर ज्यादा गर्मी होती है या फिर ज्यादा ठंड होती है तो वहां अधिकतर फसलें जो होती है वो खराब हो जाया करती है, किसी काम की नहीं रहती, उसको कहते हैं रुक्ष मौसम। तो ये सब्जी और पौधे कम उगते हैं। कैरी अपने डैश पर आर्किड रखती है और उष्ण कटिबंधीय फल जैसे केला, कीवी, मध्य प्रदेश वगैरह में ज्यादा होते हैं, कीवी का आनंद लेती है। कीवी चीकू की तरह दिखती है, आप जानते होंगे। देखो एक तो कीवी, एक चीकू और एक टिमरू, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। टिमरू जो होता है
ये भी मध्य प्रदेश के उन पहाड़ियों में पाया जाता है जहां तेंदुए के पत्ते भी देखने को मिलते हैं। तेंदुआ का पत्ता क्या होता है, जिससे बीड़ी बना करती है, ठीक है ना। तो केला और कीवी जो है वो इस नॉर्वे के क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बाहर से मंगाती है और वहां उसको सेफ जोन में रख के उसकी जब खाने की इच्छा होती है, आर्किड मतलब टेबल में लगा रहता है एक ऑफिसों के अंदर, उसको खींचते हैं तो उसकी टेबल बन जाती है, उस पर रखती है, चाकू से काटती है, फिर खाती है। अब आप फिर कहेंगे सर बीज कहाँ फेंके, हाँ फिर छिलके कहाँ फेंके, उसने किसी को खिलाया था क्या साथ में। हम तो ये देख रहे हैं कि जो मानव है प्रकृति पर विजय पा रहा है ना। मैंने कहा ना, अब अमेरिका जैसी ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि अचानक से बादल है और वर्षा की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहली बार तो उस व्यक्ति को भी भरोसा नहीं हुआ, आदि मानव को ही, जब उसे यह कहा गया कि आने वाले समय में जो है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि यहां बैठा बैठा जंगल के अंदर पिज्जा मंगवा सकता है। उसको भरोसा नहीं हुआ, वो जानता ही नहीं था पिज्जा क्या है। टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि आज जैसे हम कहें कि आने वाले समय में मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया जाएगा, तो आप मानोगे क्या, इसलिए हम कह ही नहीं रहे, ठीक है ना। केला कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगवाए जाते हैं। उष्ण यानी गर्म क्षेत्रों से मंगवाए, ये ठंडा क्षेत्र है तो गर्मी वाले फल खाने तो वहां से मंगवाओ, किससे, एरोप्लेन से। अब कीवी ऑफिस से लौट जाती है। माउस की एक क्लिक के साथ ही नॉर्वे के अंदर बैठी है केरी, कहाँ की रहने वाली है, भारत की रहने वाली है ना। केरी वहां है तो आम कहाँ बैठा है, इसका हस्बैंड कहाँ है, वो दिल्ली में रह रहा है। तुरंत अपने हस्बैंड से, अपने दोस्तों से, अपने मम्मी से, अपने पापा से टेक्नोलॉजी के माध्यम से बातें कर सकता है। अब मुझे बताओ, बेंदा जो है इस पहाड़ी के पीछे बैठा, 3 पहाड़ी के पीछे उसके बच्चे और वाइफ बैठे, क्या उनसे लैपटॉप से कांटेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो जानता नहीं था लैपटॉप से। लेकिन उस समय अगर उसे कहते कि आने वाले समय में एक ऐसी चीज बन जाएगी जहां लाखों अरबों लाखों किलोमीटर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको आप देख सकते, तो वो मानता ही नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बाद में आई है। तकनीकी प्रौद्योगिकी ये चीजें आने के बाद मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, जबकि बेंदा कहता था कि प्रकृति सब कुछ है। कैरी कहती है प्रकृति कुछ भी नहीं है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे वो लैपटॉप से जुड़ जाती है, बात कर लेती है, सहकर्मियों से, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है, ये सब जानते हैं आप। वे प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है, वहां से उसको लंदन जाना होता है, सुबह की फ्लाइट लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल सास बहू की लड़ाई, सास बहू की वारदात, ये सब कुछ देखने के लिए वो आ जाती है अपने घर। सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि केरी 58 वर्षीय है, 58 साल की ओल्ड लेडी है, फिर भी देखो मजे की बात, फिर भी वे विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्ष के जो लोग हैं उनसे युवा दिखती है। राहुल गांधी की फैन लगती है ना, युवा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि खान पान का ध्यान रखती है, और जो व्यक्ति खान पान का ध्यान रखता है वो वास्तव में क्या होता है, दबंग दिखाई देता है, युवा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये थी कैरी की कहानी जिसको हमने देखा। अब आगे 2 क्वेश्चन जो हम रोज लेते हैं, जहां तक मुझे याद है पिछली बार भी हमने लिए थे। एक क्वेश्चन तो जो सेकंड वाला था वो व्यवहारवादी जो विचारधारा है वो किस पर टिकी हुई है, तो व्यवहारवादी जो विचारधारा है जो लंबे समय से, 2 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में जो हमने दिए थे उनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। व्यवहारवादी जो धारणा है वो प्राचीन समय से जो विचार चले आ रहे हैं जाति धर्म आदि को लेकर, उनको बदल के व्यक्ति की निर्धनता गरीबी को खत्म किया जा सकता है, तो उसके लिए उत्तर था उसका दिग्काल सवेग, यानी प्राचीन समय से जो विचार चले आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी। एक क्वेश्चन जो था वो संभववाद के बारे में चर्चा कर रहा था, क्योंकि प्रकृति को ही सब कुछ मान रहे हैं तब तो है निश्चयवाद, और प्रकृति को कुछ भी नहीं मान रहे हैं, विजय हासिल कर रहे हैं, तब ये कैरी वाली कहानी जो थी। तो इस प्रकार से हमने वो 2 क्वेश्चन लिए थे। लेकिन आज के आपके जो 2 क्वेश्चन है, एक तो है मानव का प्राकृतिकरण किस पर जोर देता है, तो आप समझ ही गए, और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण किस पे जोर देता है। एक तो बेंदा की कहानी से उत्तर निकलेगा और एक कैरी की कहानी से उत्तर निकलेगा। सीधा से मन लगा के शानदार तरीके से पढ़ना है। पहला लेक्चर मेरा मिल गया आपको, दूसरा मिल गया, तीसरा जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। हम बहुत ही अलग रणनीति के साथ इस साल तैयारी कर रहे हैं, सारे आपको नोट्स वगैरह सब दिए जाएंगे, इसलिए मस्ती के साथ अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए। और नोट्स पीपीटी आ रही है, रोक रोक के बना लिया करो, मेहनत करना है, ऐसे बैठना नहीं है कि जब नोट्स आएंगे तभी पढ़ेंगे। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो उतना मेहनत करना है। इस बार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।